क्या युद्ध होकर ही रहेगा? आशंकाएं जो हैं वो प्रबल और प्रबल होती जा रही हैं। नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह। इस समय स्टूडियो में दो खास मेहमान मेरे साथ हैं। पूर्व राजनयिक राजीव डोगरा जी हमारे साथ हैं, साथ में लेफ्टिनेंट जनरल राकेश शर्मा जी हैं और पूर्व थल सेना अध्यक्ष जनरल वीपी मलिक भी हमारे साथ हैं। लेकिन उससे पहले जरा हम आपको ये रिपोर्ट दिखाते हैं कि यूक्रेन का संकट किस तरीके से और गहरा होता जा रहा है। एक तरफ रूस ने विद्रोहियों को खुले तौर पर फौजी मदद देने का भी ऐलान कर दिया है, दूसरी तरफ दुनिया के कई ताकतवर मुल्क रूस के खिलाफ लामबंद हैं। अमेरिका, जापान ने कई तरह के प्रतिबंध लगा दिए हैं। यूक्रेन का दावा है कि रूसी सेना ने हमले शुरू कर दिए हैं और झड़प में यूक्रेन का एक जवान भी मारा गया है। सवाल यह है कि क्या दुनिया जंग के एक कदम और करीब आ गई है? अमेरिका नेटो की धमकियां बेअसर, अमेरिका का एक्शन पुतिन की जिद, यूक्रेन की धरती पर रूसी फौजें, तीसरे महायुद्ध के और करीब दुनिया। दो इलाकों को एक झटके में अलग राष्ट्र की मान्यता देकर यूक्रेन के दो टुकड़े कर देने वाले रूस के राष्ट्रपति पुतिन अड़े हैं। यूक्रेन भी लोहा लेने के इरादे जता रहा है। यूक्रेन की सरहदी इलाके धमाकों से गूंज रहे हैं और इस बीच दुनिया के देशों का रूस पर एक्शन शुरू हो गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने मंगलवार को रूस पर प्रतिबंधों की पहली किश्त का ऐलान कर दिया। जापान ने भी कुछ प्रतिबंध लगाए हैं। मोटे तौर पर रूस पर जो बैन लगे हैं उनमें उसके दो वित्तीय संस्थानों पर बैन, रूस को पश्चिमी देशों की मदद और लोन पर रोक और रूस के लिए फायदे का सौदा बनी नॉर्ड स्ट्रीम 2 पाइपलाइन पर रोक शामिल हैं। So I'm going to begin to impose sanctions in response far beyond the steps we and our allies and partners implemented in 2014. And if Russia goes further with this invasion, we stand prepared to go further as with sanctions. 我が国として次の制裁措置を取ることといたしました。一つ目はいわゆる2つの共和国の関係者の査証発給停止及び資産凍結。अमेरिका के साथ कई देश खुलकर रूस के खिलाफ आ गए हैं। इनमें ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी और जापान जैसे देश शामिल हैं, जबकि भारत और चीन ने अभी तटस्थ रुख अपना रखा है। उधर रूस ने दुनिया की परवाह नहीं करते हुए अपना रुख और सख्त कर दिया है। रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने डोनबास को सैन्य मदद देने के ऐलान के साथ 100 ट्रकों में रूसी सैनिकों को यूक्रेन भेज दिया। अब यूक्रेन की सारी उम्मीद अमेरिका और नेटो देशों पर टिकी है, लेकिन ऐसा लगता है कि अमेरिका अभी सीधे तौर पर रूस से टकराने से बच रहा है। गौरव सावंत के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक। जनरल मलिक, मैं आपसे शुरुआत करना चाहूंगी क्योंकि जिस तरह का की डिप्लॉयमेंट रूस की तरफ से कम उन क्षेत्रों तक जारी है जहां पर मान्यता दे दी है रूस ने, जिन इलाकों को यूक्रेन में, ईस्टर्न यूक्रेन में जो परिस्थितियां हैं, बेलारूस वगैरह में तो पहले से बनी हुई थी, लेकिन यहां पर जो ताजा हालात हम देख रहे हैं, क्या आप इस समय युद्ध की बहुत प्रबल आशंका देखते हैं? नमस्कार। पहले तो जब ये हम कॉन्फ्लिक्ट के बारे में बातचीत करते हैं तो हमको याद रखना चाहिए कि रूस का इसमें उद्देश्य क्या है। रूस का उद्देश्य ये है कि वो जो नेटो की फोर्सेस हैं या वेस्टर्न इन्फ्लुएंस है, उसका असर उसके अपने प्रभावशाली देशों के ऊपर नहीं पड़े, जो उसका अपना एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस है उसके बीच में नहीं आए, और यूक्रेन को वो अपना एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस समझते हैं। इस वक्त जो हालात है, जो उन्होंने दो प्रांतों के ऊपर अपने अंदर आ गए हैं, उन प्रांतों के अंदर अपनी फौजों को लेके भी अंदर आ गए हैं, वो दोनों प्रांत जो हैं वो पहले से ही काफी इन्फ्लुएंस के अंदर थे। उसके अंदर रूस की लैंग्वेज इस्तेमाल की जाती थी, उसके अंदर रूस की करेंसी रूबल्स इस्तेमाल किए जाते थे। तो वो कई सालों से जो है रूस के काफी इन्फ्लुएंस के अंदर रहे हैं और उसके अंदर अभी उन्होंने फौजें अपनी डाली हैं। चाहे वो कहते हैं पीस कीपिंग फोर्स, बट पीस कीपिंग फोर्स जो है वो तो अपनी सेल्फ डिफेंस के लिए अपने हथियार लेके जाती है, तो मैं नहीं मानता कि वो एक यूएन पीस कीपिंग फोर्स की तरह जा रहे हैं। वो अपने पूरे हथियार वगैरह लेके जा रहे हैं। इस वक्त अभी भी मैं समझता हूं कि ये जो कोर्सिव डिप्लोमेसी है उनकी, या
उनको कहें कि जबरदस्ती की कूटनीति चल रही है, वो उसको सक्सेस मिलेगी या नहीं मिलेगी। अगर इस वक्त वो लाइन ऑफ कांटेक्ट को क्रॉस करते हैं या यूक्रेन की फोर्सेस लाइन ऑफ कांटेक्ट को क्रॉस करती हैं और इस एरिया के अंदर आ जाती हैं जहां पर रूस का इस वक्त फौजें लगी हुई हैं, तो लड़ाई होगी। लेकिन इसमें आगे हमको ये भी देखना चाहिए कि यूक्रेन के अपनी ताकत इतनी नहीं है जो रूस का मुकाबला कर सके। अगला देखना हमको ये है कि क्या नेटो की फोर्सेस यूक्रेन की मदद में आती हैं या नहीं आती हैं। तो इस वक्त मैं बोलूंगा कि जो हालात हैं वो अभी भी जबरदस्ती की कूटनीति के ऊपर है, खासकर रूस की वजह से। अगर यूक्रेन की फोर्सेस इन दोनों प्रांतों के अंदर जाती हैं या नेटो की फोर्सेस यूक्रेन में आती हैं, तब मैं समझता हूं कि लड़ाई के आसार हैं, बहुत हैं। इस वक्त मैं अभी भी समझता हूं कि शायद ये कूटनीति की जो चल रही है उसमें ज्यादा चांसेस हैं सक्सीड होने के। एम्बेसडर डोगरा, पर हम किस तरीके से इसे समझें? पुतिन को एक लीडर के तौर पर जिस तरह से हम देखते हैं, या फिर जिस तरह से आपकी अपनी मुलाकातें हो चुकी हैं उनसे, क्या वो एक ऐसे नेता के तौर पर आपके सामने आते हैं कि वो प्रतिबंधों के सामने अपने मन में जो गुजर रही है वो न करें? आज की तारीख में आप इन हालात को कैसे परख रहे हैं? देखिए, अगर मैं बिल्कुल ब्लंट नॉन डिप्लोमेटिक वे से अगर बोलूं तो मुझको लगता है कि अगर तुलना की जाए आज के नेताओं की, दुनिया के नेताओं की, तो पुतिन पहले नंबर के आसपास होंगे, समझदारी में, सूझबूझ में और प्लानिंग में। उन्होंने कोई ऐसे भड़काऊ बयान नहीं दिए। उनके जो एक्शंस थे वो दूसरों को भड़का रहे हैं, पर अपनी तरफ से वो हर एक से मिलते रहे जिनको उनको लगा कि मिलना चाहिए। वो ब्रिटिश के प्रधानमंत्री से नहीं मिले, फ्रांस के प्रधानमंत्री से मिले और फ्रांस के प्रेसिडेंट से मिले और जर्मनी के चांसलर से मिले। तो उसमें मैसेज था कि हाँ, ये सुलझे हुए लोग हैं, इनके साथ मैं बातचीत कर सकता हूँ। अमेरिका ने मैसेज भेजा कि बाइडेन के साथ मुलाकात होगी, जैसे कि एक लॉलीपॉप दिखा दिया रशिया को। पुतिन ने कुछ नहीं कहा कि मैं मिलूंगा या नहीं मिलूंगा। आखिर में अमेरिका ने ही स्टेप विड्रॉ कर लिया। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि पुतिन एक बहुत सुलझे हुए लीडर हैं जो सोच समझ के काम करते हैं और बहुत नेशनलिस्टिक लीडर हैं। वो हमेशा से ये कहते रहे कि जो कम्युनिस्ट सोवियत यूनियन ने किया, जो अपना बाइफर्केशन या 15 राष्ट्रों में जो यूएसएसआर को तब्दील कर दिया, वो गलत था और उस हिस्टोरिकल मिस्टेक को किसी न किसी तरीके से वापस करना चाहिए। तो ये जो घटनाक्रम हो रहा है पिछले कुछ हफ्तों से, वो उसी का एक कड़ी है। जी, एक बड़ी राजनीतिक खबर दरअसल इस समय आ रही है, वो ये कि एनसीपी नेता नवाब मलिक की गिरफ्तारी हो गई है। एनसीपी नेता और मंत्री, महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नवाब मलिक गिरफ्तार हो गए हैं। पिछले कई दिनों से इस तरह की अटकलें चल रही थी, ऐसी गुंजाइश लग रही थी, लेकिन अभी प्रवर्तन निदेशालय ने नवाब मलिक को गिरफ्तार कर लिया है। पूछताछ अभी तक चल रही थी, लेकिन क्या ऐसा हो पाएगा? आज सुबह से ऐसा लग रहा था कि मनी लॉन्ड्रिंग के इस मामले में नवाब मलिक गिरफ्तार हो सकते हैं और ताजा खबर यह आ रही है कि महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक गिरफ्तार कर लिए गए हैं। ईडी ने नवाब मलिक को गिरफ्तार कर लिया है। मुनीश पांडे इस समय हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। मुनीश, बताएं। देखिए श्वेता, इस वक्त की बड़ी खबर महाराष्ट्र से आ रही है, जिसमें कहा जा रहा है कि नवाब मलिक, जो कि महाराष्ट्र सरकार में मंत्री भी हैं, एनसीपी के स्पोक्स पर्सन भी हैं, उनको इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी कि प्रवर्तन निदेशालय ने प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत गिरफ्तार किया। आज सुबह 6 बजे ईडी की एक टीम नवाब मलिक के घर पर पहुंची थी और वहां पर 1 घंटे की पूछताछ के बाद में ईडी की टीम उन्हें खुद अपने दफ्तर लेकर गई थी नवाब मलिक को, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि 1 घंटे की पूछताछ के दौरान जब ईडी को जवाब नहीं मिल पाए उस केस को लेकर जिसमें नवाब मलिक से पूछताछ होनी थी, उसके बाद उन्होंने तय किया कि उन्हें उनके दफ्तर में पूछताछ की जाएगी। दफ्तर में पूछताछ के दौरान कई ऐसे दस्तावेज थे जो कि नवाब मलिक को दिखाए गए और ईडी के अधिकारियों का ये कहना है कि जब उन्होंने
सही जवाब नहीं दिया, उसके बाद में उन्होंने गिरफ्तारी कर ली है नवाब मलिक की। अगर इस पूरे मामले की बात करें तो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने एक मामला दर्ज किया था जिसमें कि अंडरवर्ल्ड से जुड़े लोगों के बारे में वो जांच करी थी। जांच के दौरान ईडी का दावा यह है कि नवाब मलिक का भी नाम सामने आया था और उसी मामले में उन्होंने इस वक्त गिरफ्तार कर लिया है। लेकिन श्वेता, सबसे ज्यादा इसमें जो हैरानी करने वाली बात यह है कि नवाब मलिक लगातार ईडी को लेकर, सीबीआई को लेकर ट्वीट कर रहे थे, वो लगातार सरकार के ऊपर निशाना तान रहे थे। और नहीं, मुनीश, एक और तस्वीर समझाइए। इस समय जो सीधी तस्वीरें हम देख रहे हैं जहां मेडिकल चेकअप के लिए अस्पताल ले जाया जा रहा है, वो खुलकर हंस रहे हैं, हाथ हिला रहे हैं, यानी कि इसे एक तरीके से एक राजनीतिक मामले के तौर पर ही पेश किया जाता रहेगा। जी बिल्कुल, देखिए इसके पहले भी अनिल देशमुख को जब गिरफ्तार किया गया था तब भी जो शिवसेना और महाराष्ट्र आघाड़ी सरकार है उन्होंने साफ तौर पे ये कहा था कि ये सब कुछ इसलिए हो रहा है क्योंकि वो केंद्र में बीजेपी सरकार का लगातार विरोध करते आए हैं। और अब जब नवाब मलिक गिरफ्तार हुए हैं तो इतना तो तय मान लीजिए कि जो सेंटर और स्टेट के बीच में मौखिक झगड़ा हुआ करता था वो और भी बढ़ता रहेगा। नवाब मलिक चूंकि एक पुराने नेता है, वहां पर एक बड़े नेता माने जाते हैं, तो कहीं ना कहीं उनके चेहरे की हंसी तो यही बता रही है कि जब भी उन्हें मौका मिलेगा अपनी बातों को रखने का, वो सीधे तौर पर ईडी को निशाना साधेंगे, केंद्र के ऊपर निशाना साधेंगे। और न सिर्फ नवाब मलिक बल्कि जो बाकी के नेता हैं, संजय राउत ने हाल ही में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ली थी जिसमें उन्होंने ईडी को लेकर कई दावे किए थे, ईडी के ऊपर उन्होंने कई गंभीर आरोप भी लगाए थे। लेकिन आज जब उनकी गिरफ्तारी हो गई है तो अभी उनको मेडिकल के लिए लेकर जाया जा रहा है और थोड़ी देर बाद उनको कोर्ट में भी पेश किया जा सकता है। चूंकि शरद पवार पहले ही ये कह चुके थे कि जो पूछताछ चल रही है ये कोशिश है कि परेशान किया जाए केंद्र सरकार की तरफ से, लेकिन दाऊद इब्राहिम का भी इसमें पूरा एंगल एक जुड़ रहा है। ये कितना मामला कितना गंभीर है और जो राजनीतिक ट्विस्ट इसे दिया जा रहा है, सीधे तौर पर हम समझें कि पूरी तरीके से चीजें वैसी नहीं है जैसी दिख रही हैं और राजनीति के जरिए इसमें अब आगे और किस तरह का हम तकरार देख सकते हैं? जी देखिए श्वेता, इसमें दो अलग कार्रवाई है, एक तो राजनीतिक, दूसरी कानूनी कार्रवाई। जहां तक इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ईडी का सवाल है, वो साफ तौर पे उनका ये कहना है कि जब उन्होंने इकबाल मिर्ची को लेकर अपनी जांच शुरू की थी तो पता चला था कि अंडरवर्ल्ड के पैसे कैसे हिंदुस्तान में आते हैं और उसके बाद में कई नेता उसमें शामिल हैं जो कि अलग अलग प्रॉपर्टीज खरीदते हैं, बेनामी प्रॉपर्टीज खरीदते हैं। उसके बाद में ईडी ने एक अलग से केस रजिस्टर किया और उस केस के रजिस्टर करने के बाद में पिछले 2 हफ्ते में 10 से ज्यादा जगह पर मुंबई और महाराष्ट्र में छापेमारी की गई थी। इस छापेमारी के दौरान में ईडी का दावा है कि उनको सबूत मिले, सबूतों के आधार पर उन्होंने नवाब मलिक से पूछताछ करने की कोशिश की और जब उन्हें लगा कि नवाब मलिक सही जवाब नहीं दे रहे हैं तब उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। ये तो आधिकारिक रूप से ईडी लगातार ये कह रही है कि ये राजनीति से प्रेरित नहीं है, ये कानूनी कार्रवाई है जिसमें कि चाहे कितना भी बड़ा नेता हो उसके ऊपर वो कानूनी कार्रवाई करेंगे। लेकिन अगर राजनीति देखिए तो जैसे जब से महाराष्ट्र आघाड़ी सरकार बनी है महाराष्ट्र में, उसके बाद से एक के बाद एक नेता निशाने पर आए हैं। संजय राउत आए हुए हैं निशाने पर, विनायक राउत आए हुए हैं, उसके अलावा 3 से 4 ऐसे महाराष्ट्र के मंत्री हैं। खुद अनिल देशमुख को ईडी ने गिरफ्तार किया था एक वसूली के मामले में, 100 करोड़ रुपए की वसूली के मामले में। तो लगातार चाहे वो एनसीपी का नेता हो, चाहे शिवसेना का नेता हो या कांग्रेस का नेता हो, ये लगातार ईडी के निशाने पर रहा है और इसी को लेकर शिवसेना और बाकी के जो बड़े नेता हैं विपक्ष के, वो लगातार केंद्र के ऊपर सवाल उठाते रहे हैं। उनका कहना है कि सीबीआई और ईडी का दुरुपयोग होता रहा है। लेकिन ईडी ने अपनी कार्रवाई में ये साफ किया हुआ है कि उनकी जो कार्रवाई है वो सबूतों के आधार पर है, उनकी कार्रवाई कहीं से भी राजनीति से प्रेरित नहीं है। लेकिन जो मौखिक लड़ाई चलती थी केंद्र और राज्य सरकार के बीच में, वो और ज्यादा प्रखर होती नजर आएगी श्वेता आगे आने वाले दिन। ये जो मनी लॉन्ड्रिंग वाला मामला है जिसमें ये पूछताछ चल रही थी, इस मामले के बारे में बताइए मुनीश कि किस तरीके से ये अंडरवर्ल्ड से जुड़े हुए मनी लॉन्ड्रिंग के केस की तफ्तीश चल रही थी? जी देखिए श्वेता, पिछली 1-1.5 महीने से कई ऐसे लोग थे जो कि सोशल मीडिया पर ट्वीट कर रहे थे और नवाब मलिक का सीधे तौर पर नाम भी लेते थे कि उनके कहीं न कहीं अंडरवर्ल्ड से ताल्लुकात हैं। ईडी ने जब अपने इस मामले की जांच शुरू की थी, लगभग 2 साल पहले की बात है ये, जब ईडी ने पहला मामला दर्ज किया था, उसमें प्रफुल्ल पटेल का भी नाम सामने आया था, उसमें कई प्रॉपर्टीज को सीज की गई थी और साफ तौर पे ईडी का ये दावा था कि इकबाल मिर्ची के पैसे जो हिंदुस्तान में थे उसका कहीं न कहीं जो पॉलिटिशियंस हैं उन्होंने दुरुपयोग किया और उसकी वो प्रॉपर्टीज उन्होंने बेनामी रूप से अपने नाम पर खरीदी हुई हैं। इस जांच को आगे बढ़ाने के लिए ईडी ने एक और केस दर्ज किया, उसमें तमाम अंडरवर्ल्ड के जो लोग थे उनके ऊपर छापेमारी की गई।
छापेमारी के दौरान में ईडी का कहना है कि नवाब मलिक का नाम सामने आया है और अभी फिलहाल के लिए क्या ईडी के पास में कोई मनी ट्रेल है, क्या पैसे के लेन देन का कोई ब्यौरा है कि नहीं है, इसके बारे में कोई ठोस जानकारी नहीं है। लेकिन ईडी ये साफ तौर पे बोल रही है कि नवाब मलिक का नाम कुछ लोगों ने अपने बयान में लिया, उस बयान को फिर से वेरीफाई किया गया और वेरीफाई करने के बाद में जब उन्हें लगा कि अब उनके पास में नवाब मलिक के खिलाफ ठोस सबूत मौजूद है, उसके आधार पर उन्होंने सुबह 6 बजे से पूछताछ करना शुरू की। लगभग 7 साढ़े 7 तक पूछताछ घर पर ही चलती रही। लेकिन जब पूछताछ के बाद ऐसा लगा कि वो सही जानकारी नहीं दे रहे हैं तो ईडी के दफ्तर में उन्हें ले जाया गया और ये कह सकते हैं कि 7 साढ़े 7 बजे ईडी के जो अधिकारी थे उनका ये मन तो जरूर बन गया था कि आज नवाब मलिक की गिरफ्तारी करनी है और इसीलिए अब से लगभग 1-1.5 घंटे पहले उनकी गिरफ्तारी का प्रोसीजर शुरू हुआ। उन्हें मेडिकल के लिए ले जाया गया है और थोड़ी ही देर में हो सकता है कि मेडिकल के बाद में उन्हें, जो कि एक प्रक्रिया होती है, कोर्ट के सामने प्रोड्यूस करके उन्हें ईडी कस्टडी की मांग करेगी। यानी कि वो चाहेगी ईडी की कोर्ट साफ तौर पे नवाब मलिक को ईडी के हाथों में दे दे ताकि अगले कुछ दिनों तक वो लगातार उनसे पूछताछ करते रहे। पर उनकी जो गिरफ्तारी हुई है, ये आरोप इन पर सीधे सीधे किस तरह के बन रहे हैं? क्योंकि जांच जो चल रही थी वो अंडरवर्ल्ड से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग की चल रही थी, क्या सीधे आरोप बन रहे हैं नवाब मलिक पर? जी देखिए, आपने जो सवाल किया है वो बेहद अहम है। नवाब मलिक इस मामले में अभी तक अगर आप डॉक्यूमेंट्स की बात करें, पेपर्स की बात करें, केस की बात करें, उसमें सीधे तौर पे उन्हें आरोपी नहीं बनाया गया था। लेकिन ईडी का कहना है कि आरोपी न बनाते हुए भी जब जांच के दौरान उनका नाम सामने आया और जो उनका नाम सामने आया पहले बयानों के तौर पर आया, बयानों को रिकॉर्ड करने के बाद में ईडी ने उसकी फाइनेंशियल ट्रेल यानी कि पैसे के जो लेन देन है उसके बारे में जानकारी निकालना शुरू किया और जब जानकारी निकली तो पता चला कि अनाधिकारिक रूप से ईडी का ये दावा है कि जब जानकारी निकली तो पता चला कि कुछ ऐसे प्रॉपर्टीज हैं, कुछ ऐसे बिल्डर्स के प्रोजेक्ट थे जिसमें कि नवाब मलिक का नाम सामने आया और ये पैसे जो थे वो अंडरवर्ल्ड से ताल्लुकात रखते थे। उन्हीं सबूतों के आधार पर, उन्हीं गवाहों के बयानों के आधार पर इस वक्त गिरफ्तारी हुई है नवाब मलिक की। अभी फिलहाल के लिए ईडी ने उनके खिलाफ जो रिमांड कॉपी बनाई है उसमें उनका यही कहना है कि वो इस मामले की जांच के लिए आगे चाहेंगे कि जो कोर्ट है उन्हें ईडी की कस्टोडियल इंट्रोगेशन के लिए भेज दे और एक बार कस्टोडियल इंट्रोगेशन होगा तब जाके बात साफ हो पाएगी कि सीधे तौर पे ईडी क्या आरोप लगा रही है नवाब मलिक के खिलाफ। जी श्वेता। हमारे साथ मुंबई से दिव्येश भी जुड़ गए हैं। दिव्येश, कहां पर आप मौजूद हैं? अब क्या कार्रवाई है? हेल्थ चेकअप के लिए बताया गया है कि पहले ले जाया गया है नवाब मलिक को? जी, आपको बता दें अभी उन्हें अस्पताल ले जाया गया है, जेजे अस्पताल, जो कि एक सरकारी अस्पताल है। वहां पर मेडिकल जांच की जाएगी और उसके बाद उन्हें पीएमएलए कोर्ट ले जाया जाएगा, जहां पर ईडी के अफसर उन्हें पेश करेंगे और उनकी कस्टडी की डिमांड करेंगे, उनकी रिमांड मांगी जाएगी। ये बताया जा रहा है कि नवाब मलिक से जब पूछताछ की जा रही थी, उन्होंने जो डील की थी सरदार शाह अली खान, जो 93 ब्लास्ट के आरोपी हैं, दाऊद इब्राहिम गैंग से जुड़े हुए हैं, उस बारे में उनसे पूछताछ की जा रही थी तो वो कोऑपरेट नहीं कर रहे थे, सहकार्य नहीं कर रहे थे पूछताछ में, इसीलिए उन्हें अरेस्ट कर लिया गया, उन्हें कस्टडी में ले लिया गया है। अभी उन्हें मेडिकल के बाद कोर्ट में पेश किया जाएगा और कोर्ट में पेश किए जाने के बाद जब उनकी कस्टडी डिमांड की जाएगी, कस्टडी मांगने के बाद कोर्ट पर डिपेंड करता है, कोर्ट ये फैसला लेगी कि कितने दिन की कस्टडी उन्हें दी जानी है, 4 दिन की या 7 दिन की, जितने दिन की भी ईडी के अफसर कस्टडी मांगेंगे उस पर कोर्ट ये निर्णय लेगी कि कितने दिन की कस्टडी उन्हें दी जानी है। आपको दिखा दें यहाँ पर बहुत बड़ी भीड़ जुट चुकी है। एनसीपी के कार्यकर्ता, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में यहाँ पर मौजूद हैं और बहुत सारे पुलिस अफसर भी यहाँ पर मौजूद हैं। पुलिस का काफी बंदोबस्त यहाँ पर लगाया गया है। हमने थोड़ी देर पहले ये भी बताया था कि पुलिस बंदोबस्त इसलिए बढ़ाया जा रहा है क्योंकि शक्यता है कि नवाब मलिक को किसी भी क्षण अरेस्ट कर लिया जाएगा, क्योंकि वो पूछताछ में सहकार्य नहीं कर रहे और वैसा ही हुआ। थोड़े ही देर बाद नवाब मलिक को अरेस्ट कर लिया गया, उन्हें अरेस्ट मेमो दिया गया और उन्हें अरेस्ट करने के बाद ईडी के अफसरों ने उन्हें अस्पताल ले जाया गया है ताकि उनकी मेडिकल चेकअप की जाए। ये सारा कुछ प्रोसीजर के हिसाब से हो रहा है, एक प्रक्रिया है, उसके हिसाब से ये सारी चीजें की जा रही है। कोर्ट में पेश करने के पहले हर आरोपी का मेडिकल जांच किया जाता है, वो फिट है या नहीं, मेडिकली फिट है या नहीं, ये देखा जाता है और उसके बाद ही उन्हें कोर्ट में पेश किया जाता है। श्वेता।
जी, केंद्रीय एजेंसियों से महाराष्ट्र सरकार के टकराव की ये कोई पहली तस्वीर नहीं है दिव्येश। जो तस्वीरें आप दिखा रहे हैं, बहुत बड़ी तादाद में जो कार्यकर्ता हैं एनसीपी के वो जुटे हुए हैं यहां पर, और ये भी बताया जा रहा है कि अभी से नहीं बल्कि काफी देर से, यानी कि पूछताछ की खबर आने के बाद से, जब से ये आशंकाएं गहराने लगी थी कि हो सकता है कि नवाब मलिक आज गिरफ्तार हो जाए, उस समय से इन लोगों का जमावड़ा है दिव्येश। जी बिल्कुल, सवेरे 8 बजे जब नवाब मलिक को ईडी के दफ्तर लाया गया, करीब 1 से 1.5 घंटे में ये खबर लोगों तक, कार्यकर्ताओं तक पहुंच गई। जैसे ही न्यूज माध्यम ने, आज तक ने ये खबर बताई लोगों को कि नवाब मलिक को ईडी के अफसर ईडी के दफ्तर पूछताछ के लिए लेकर आए हैं, उसके बाद से ये भीड़ जुटना शुरू हो गई और ईडी के दफ्तर के बाहर उन्हें आने नहीं दिया गया। पर ईडी के दफ्तर के बाहर के पास ही एनसीपी पार्टी का कार्यालय मौजूद है। ईडी के दफ्तर की पिछली गली में ये कार्यालय है, वहां पर प्रोटेस्ट किया गया, वहां पर बड़ी भीड़ जमा हुई, पुलिस को बड़ा बंदोबस्त लगाना पड़ा, एसआरपीएफ की बटालियन को बुलाना पड़ा ताकि भीड़ को किसी तरीके से ईडी के दफ्तर के पास जाने से रोका जाए। ईडी के दफ्तर के पास पूरी तरीके से बैरिकेडिंग की गई है ताकि कोई भी व्यक्ति वहां पर ना जा सके। जो भी व्यक्ति जिसे भी अंदर जाना है उसे आईडी दिखाकर ही अंदर जाने दिया गया। उसके बाद जब ये प्रक्रिया शुरू हुई पूछताछ की, करीब आपको बता दें अब 6 से 7 घंटे हो चुके हैं उनकी पूछताछ को, और उसके बाद उन्हें अरेस्ट कर लिया गया। तो और तादाद में भीड़, जो एनसीपी के कार्यकर्ता हैं उनकी भीड़ और ज्यादा तादाद में यहां पर जमा हो गई। और आप देख सकते हैं कि यहां पर पूरी तरीके से इस पूरे रोड को जाम कर दिया गया है, ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है, क्योंकि एनसीपी के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में यहां पर मौजूद हैं और प्रोटेस्ट कर रहे हैं, यहां पर आंदोलन कर रहे हैं, ईडी की कार्रवाई का विरोध कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि ये सब ऑपोजिशन की वजह से हो रहा है। जो ऑपोजिशन पार्टीज हैं उनका किया धरा है, उनके इशारों पर ये सारा कुछ किया जा रहा है। ईडी के जो सूत्र हैं उनका यही कहना है कि वो पहले से इस केस की जांच कर रहे थे और केस की जांच में जिन भी व्यक्तियों का नाम सामने आ रहा था, जो भी लोग दाऊद इब्राहिम या उनके लोगों से जुड़े हुए थे, किसी भी तरीके से उनकी पूछताछ, उनकी इन्वेस्टिगेशन ईडी कर रही थी। इकबाल कास्कर को इस केस में अरेस्ट किया गया। दाऊद इब्राहिम के भांजे और हसीना पारकर के बेटे अलीशा पारकर का स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया गया। सलीम कुरैशी जो कि छोटा शकील के साड़ू भाई हैं, उनका स्टेटमेंट भी इस केस में रिकॉर्ड किया गया है। इसके अलावा कुछ अन्य हमारे साथ जिनके इस समय भारतीय जनता पार्टी के नेता राम कदम हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राम कदम जी, जिस तरह से वहां पर गिरफ्तारी हुई और उसके साथ ही एक विरोध प्रदर्शन भी एनसीपी कार्यकर्ताओं का और नवाब मलिक की तरफ से मुस्कुराते हुए, हाथ हिलाते हुए, अभिवादन करते हुए, यानी एक तरफ मनी लॉन्ड्रिंग का वो मामला, दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी पर यह आरोप कि केवल बदले की कार्रवाई होती है, क्या कहेंगे आप? साहिल जोशी भी मुंबई से हमारे साथ जुड़े हैं। साहिल, ये मामला जिस तरह का है और उस पर जो पैरेलल एक राजनीति हो रही है, मामला बहुत गंभीर, लेकिन अगर ये आरोप भी लगते हैं कि केंद्र और राज्य के टकराव के बीच मंत्रियों और विधायकों के नाम आते हैं, तो कितना संजीदा इसका प्रभाव इस समय पड़ेगा और कितनी संजीदगी इस इन्वेस्टिगेशन में बच जाती है अगर राजनीतिक प्रदर्शन भी इस पर होते हैं? देखो श्वेता, संजीदा तो डेफिनेटली है, क्योंकि ये पहली बार ऐसा हो रहा होगा कि किसी राज्य के मंत्री को सेंट्रल एजेंसी ने उनके घर जाकर बिना नोटिस दिए उनको सीधे वो इन्वेस्टिगेशन के लिए अपने दफ्तर लेके आए और उसके बाद दोपहर के बाद उनको 7 से 8 घंटा अपने दफ्तर में पूछताछ करने के बाद उनको गिरफ्तार किया गया। दूसरी संजीदगी इस पे यह भी होती है कि नवाब मलिक पिछले 2 महीने से यह कह रहे हैं कि सेंट्रल एजेंसीज का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। नवाब मलिक ने यहां तक कहा था कि अब कुछ दिन के बाद उन पर ईडी की कार्रवाई हो सकती है। तीसरी संजीदगी की बात कि जिस मामले पर यह जांच चल रही है, 2018 में इस मामले में ईडी ने पहली बार ECIR रजिस्टर किया था। नवंबर में नवाब मलिक पर विपक्ष नेता के तरफ से आरोप लगाए जाने के बाद ईडी ने इस मामले में 2 लोगों से पूछताछ की। 2 दिन पहले इसी मामले में इकबाल कास्कर, जो इस वक्त थाने पुलिस के कस्टडी में, थाने पुलिस ने जो मामला दर्ज किया था उसके तहत थाने जेल में गिरफ्तार था, उसकी कस्टडी ली गई।
2 दिन पहले इस मामले में छोटा शकील के एक जो रिश्तेदार है उनसे पूछताछ की गई, उसके बाद हसीना पारकर के बेटे से पूछताछ की गई, और 2 दिन के बाद इसी मामले में, जिस मामले पर विपक्ष नेता ने आरोप लगाया था, उसी मामले में नवाब मलिक की गिरफ्तारी होती है। जाहिर सी बात है, महाराष्ट्र में जो सरकार के तरफ से अधिकृत प्रतिक्रियाएं आ रही है, होम मिनिस्टर महाराष्ट्र के गृह मंत्री है दिलीप वळसे पाटिल, उन्होंने साफ तौर पर कहा है जो नवाब मलिक ने एनसीबी के अधिकारी और बाकी लोगों पर आरोप लगाया था, उसके चलते यह कार्रवाई हो रही है। खुद शरद पवार ने आज सुबह जब उनको ईडी के दफ्तर ले गए तब भी उन्होंने यही आरोप लगाया। सुप्रिया सुले ने मामला कहा है कि लोकसभा में इस पूरे मामले को वो उठाएगी कि गलत तरीके से ईडी का इस्तेमाल किया जा रहा है। जाहिर सी बात है कि बीजेपी की तरफ से इस पर यही प्रतिक्रिया है कि अगर किसी ने गलत नहीं किया होगा तो कार्रवाई नहीं होगी। ईडी की कार्रवाई किसी भी तरीके से राजनीतिक दृष्टि से उसको नहीं देखना चाहिए। अब तक महाराष्ट्र प्रदेश के अध्यक्ष की इसके बारे में प्रतिक्रिया आ चुकी है। देवेंद्र फडणवीस शायद आज थोड़ी देर के बाद नागपुर में इसके बारे में बात करेंगे। तो कुल मिलाकर जो प्रतिक्रिया आ रही है वो पूरी तरीके से डाइवर्स है। संजय राउत ने यहां तक कह दिया कि महाराष्ट्र सरकार के एक मंत्री को जिस तरीके से ईडी ने गिरफ्तार किया है, यह सीधे सीधे केंद्र बनाम राज्य का मामला है, केंद्र का राज्य पर आक्रमण है। इस तरीके की भाषा का उनका इस्तेमाल हुआ है जो बंगाल में हमने देखा था। ये भी बता रहे हैं कि नवाब मलिक जब ले जाए जा रहे थे वहां से, तो उन्होंने साथ में ये कह दिया कि लड़ेंगे और जीतेंगे। दिव्येश, ये ट्वीट किया है उन्होंने, श्वेता, आज सुबह जब नवाब मलिक को ले जाया जा रहा था तब उनके तरफ से इसके बारे में ट्वीट किया गया है, और वो ट्वीट पे ये भी लिखा हुआ है कि 2024 का इंतजार करिए, हम लड़ेंगे भी और जीतेंगे भी, हम घबराएंगे नहीं, 2024 का इस्तेमाल करिए। देखिए तलवारें पूरी तरीके से खींच चुकी है। थोड़ी दिन पहले से ही महाराष्ट्र में राजनीति गर्मा रही थी। संजय राउत ने ओपन प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी इसके बारे में। ये बात उन्होंने कही भी है, एक जो उन्होंने कहा है कैमरे पे वहां से निकलते हुए, जरा सुनाते हैं दर्शकों को पहले। लेकिन डरेंगे नहीं, जीतेंगे और सबको लड़ेंगे और जीतेंगे, लड़ेंगे लेकिन डरेंगे नहीं, जीतेंगे और सबको लड़ेंगे और जीतेंगे, लड़ेंगे। दिव्येश, लड़ेंगे और जीतेंगे और सबको सबक सिखाएंगे भी, ये बात कह रहे हैं वो। जरा जहां पर प्रदर्शन चल रहा है वहां की भी तस्वीरें दिखाइए, क्योंकि आपके पीछे से वो आवाजें लगातार आ रही हैं। बिल्कुल जी, बिल्कुल जी 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 जी, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अभी भी जो जमावड़ा है एनसीपी के कार्यकर्ताओं का, वो बढ़ते ही जा रहा है। यहाँ पर अभी भी एनसीपी के कार्यकर्ता जो हैं नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी के, वो यहाँ पर जमे हुए हैं। पुलिस किसी तरीके से उन्हें रोकने की कोशिश कर रही है, उन्हें शांत करने की कोशिश कर रही है। पुलिस पूरी तरीके से यहाँ पर मुस्तैद है और यहाँ पर यही कोशिश की जा रही है कि किसी भी तरीके का कोई लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन ना बने, शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट हो। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसी के पास एनसीपी का कार्यालय भी है, जो सेंट्रल कार्यालय है मुंबई का, वो यहीं पर मौजूद है। और यहाँ पर पूरा रोड जो है बैरिकेडिंग कर दी गई है, पूरे रोड को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है। जाते जब नवाब मलिक को ले जाया जा रहा था, जब उन्हें अस्पताल ले जाया जा रहा था, ईडी के ऑफिसर्स ने जब उन्हें अरेस्ट कर लिया और अस्पताल ले जा रहे थे, तो मीडिया कर्मियों ने जब उनसे बात करने की कोशिश की। किरीट सोमैया इस समय बोल रहे हैं, सुनते हैं। या उद्धव ठाकरे करेंगे, किरीट सोमैया और भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र को घोटाले मुक्त करके रहेगी। चलिए दोबारा सुनाएंगे जो किरीट सोमैया ने कहा है वहां पर, क्योंकि बीजेपी के तमाम नेता बहुत आक्रामक हैं। साहिल, बीजेपी के सभी नेता बहुत आक्रामक हैं और इस तरीके से अभी ईडी की जांच के बाद नवाब मलिक की गिरफ्तारी को इस तरह से पेश भी किया जाएगा कि किस तरह से संलिप्त रहे सब अंडरवर्ल्ड के साथ। लेकिन ये एक मामले की क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन या फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन से ज्यादा बड़ा राजनीति का सवाल ही बना रह जाएगा, ये भी आज की ही तस्वीरों से स्पष्ट हो जा रहा है। देखिए श्वेता, ऐसी कौन सी कार्रवाई है इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की जो आपने पिछले 3-4 साल में देखी होगी कि जिसको लेकर वो राजनीति का अखाड़ा नहीं बना होगा। खुद पी चिदंबरम से लेकर उनसे लेकर नवाब मलिक तक जितनी कार्रवाई हुई है, वहां पर राजनीति कहीं ना कहीं की जा रही है, इस तरीके के सवाल उठाए गए हैं। लोकसभा में इसको लेकर काफी विवाद हुआ है। एनसीपी, कांग्रेस और शिवसेना के सांसदों ने लोकसभा में सीधे सीधे आरोप लगाया हुआ है कि यह तो होना ही था।
और महाराष्ट्र में भी आप देखिए, अभी थोड़ी देर पहले नारायण राणे केंद्रीय मंत्री, उन्होंने सिंधुदुर्ग में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा है कि यह कार्रवाई बिल्कुल सही है। कुछ दिन पहले आपने देखा था कि नारायण राणे को, केंद्रीय मंत्री को, महाराष्ट्र पुलिस ने गिरफ्तार किया था। जिस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल उन्होंने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के खिलाफ किया था, उसको लेकर। तो ये जो पूरा मामला दिखता है, कोई भी कार्रवाई होती है उसके पीछे की राजनीति पर ही उस पर आरोप लगाए जाते हैं। दूसरी बात यहां पर यह है कि अभी थोड़ी देर पहले हमारे पास जानकारी आई है कि शरद पवार शायद इस पूरे कार्रवाई को लेकर बात कर सकते हैं। थोड़ी देर के बाद में शरद पवार के यहां एनसीपी के एक नेता पहुंचेंगे, आपस में बातचीत भी करेंगे, क्योंकि यह मामला अब सिर्फ राष्ट्रवादी कांग्रेस या एनसीपी का नहीं रहा है, महाराष्ट्र सरकार का मामला है। महाराष्ट्र सरकार, शायद पहली बार ऐसा हो रहा होगा कि कोई सिटिंग मंत्री, फिलहाल वो कैबिनेट मंत्री है महाराष्ट्र सरकार में, सिटिंग मंत्री को इस तरीके से की गिरफ्तारी होना, अशोक चव्हाण मराठी में कुछ बोल रहे हैं, इस मामले पर प्रतिक्रिया दे रहे हैं, आप जरा बताइएगा भी कि दर्शकों को कि क्या बोला उन्होंने। राज्यात देशात हे काही बरोबर नाहीये, राजकारणाचा स्तर पडत चाललेला आहे आणि नगरपालिका महापालिकाच्या राजकारणाच्या पलीकडे त्याच्याही खाली गेलेलं आहे सगळं हे, असं आम्हाला वाटतंय। आणि म्हणून नेतृत्व करणारे राज्यातले असो किंवा देशातले नेते असो, त्यांनी हे सर्व प्रकरण थांबवून लोकशाही मार्गाने आपले विचार मांडले पाहिजेत, असं आमचं मत आहे। मला एवढं समजतंय की आता जे काही चाललंय जनतेसमोर सर्वच विषय आहे, सर्वश्रुत आहे, म्हणून सर्वांनी जबाबदारीने वागायची गरज आहे। माझं व्यक्तिगत मत सांगितलेलं आहे की राजकारण हे दर्जाहीन आणि अतिशय खालच्या पातळीवर चाललेलं आहे, गल्ली बोळातल्या भांडणाच्या पलीकडे सर्व हे सुरू आहे आणि वाईट आहे असं माझं मत आहे। कोणाला काय निष्कर्ष काढायचे ते काढू दे, मी एक सर्वंकष याच्यामध्ये जे काही देश आणि राज्य पातळीवर सुरू आहे त्याचा परिपाक मी या ठिकाणी व्यक्त केलेला आहे आणि तातडीने जर संपलं नाही तर सर्वनाश होण्याची शक्यता आहे। मेरी व्यक्तिगत जो राय है वो ये है कि राजनीति इतने नीचे स्तर पर जा सकती है, ये बड़ी ही निराशजनक और गलत बात है। मैं तो कहूंगा ये नगरपालिका महानगरपालिका के स्तर पर जो होता है उससे भी बदतर होकर, उससे भी नीचे स्तर पर राजनीति का स्तर गिर गया है। पूरे देश में या महाराष्ट्र में जो भी आज चीजें दिखाई दे रही है वो उचित नहीं है। डेमोक्रेसी में विरोध करना, विरोध होना, अपने अपने विचार अलग तरीके से वहां रखना, यहां तक मैं समझ सकता हूं, पर उसका वो छोड़कर कोर्ट कचहरी, वो छोड़कर पुलिस स्टेशन, वो छोड़कर केंद्रीय एजेंसीज, इसके द्वारा जो भी हो रहा है निश्चित तौर पर ठीक बात नहीं। साहिल, क्या सीधे तौर पर यह मामला इतना ट्रांसपेरेंट है कि इसमें यह कह दिया जाए कि नहीं राजनीति हो रही है, या दूसरी तरफ सीधे तौर पर यह कह दिया जाए कि नहीं देखिए अंडरवर्ल्ड के साथ संलिप्त पाए गए हैं? हाँ, समीर वानखेड़े के साथ एक पब्लिक स्पैट रहा नवाब मलिक का, ड्रग्स वाला मामला जब पूरा चल रहा था, और उसमें ही मुझे लगता है सबसे ज्यादा सुर्खियों में और सब नाम जान गए। लेकिन आज की तारीख में क्या सीधे सीधे ब्लैक और व्हाइट है, या फिर इंतजार करना चाहिए कि क्या निकल कर आते हैं, क्या बातें हैं, क्या पूछताछ में निकला है? श्वेता, इसके लिए हमको क्रोनोलॉजी समझना बहुत जरूरी है। किस तरीके से पिछले 3 महीने में महाराष्ट्र में क्या क्या चीजें होती गई, ये बात समझना बहुत जरूरी है। और आपने बिल्कुल सही बात की कि क्या ब्लैक एंड व्हाइट में हम कुछ बोल सकते हैं क्या? भले ईडी का इन्वेस्टिगेशन हो या फिर कोई भी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी का इन्वेस्टिगेशन हो, जब तक वो मामला अदालत में चल रहा है, क्योंकि अभी तो गिरफ्तारी हुई है, चार्जशीट फाइल होने में 90 दिन का समय जाएगा, उसके बाद मामला कोर्ट में चलेगा। जब आखिरकार किसी अदालत उस मामले में नतीजे पर पहुंचती है, तभी हम कह पाएंगे कि हां ब्लैक एंड व्हाइट में अदालत ने उनको दोषी पाया है। खैर, वो तो टेक्निकल बात हो गई, लेकिन महाराष्ट्र में जिस तरीके से घटनाक्रम रहा उसकी क्रोनोलॉजी समझना बहुत जरूरी है। देखिए, पिछले 6 महीने से, खास करके अनिल देशमुख का मामला होने के बाद, सेंट्रल एजेंसीज की कार्रवाई महाराष्ट्र में अगर खास करके हम देखें तो काफी बढ़ गई है। पिछले कुछ दिनों से विपक्ष बनाम केंद्र, ये जो मुद्दा रहा है उसमें सेंट्रल एजेंसीज की कार्रवाई ये सबसे बड़ा मुद्दा रहा है। आपने देखा होगा कि कुछ दिन पहले के चंद्रशेखर राव, तेलंगाना के मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र में आए थे और महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे से मिले। उसके बाद उनकी ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी सबसे बड़ा मुद्दा उन्होंने यही किया था कि केंद्र सरकार की दादागिरी के खिलाफ राज्यों को एक साथ आना चाहिए। तो राजनीति होने वाली है, होगी, यह बात बिल्कुल क्लियर है। अब ईडी का इस्तेमाल राजनीति के लिए किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है, यह सवाल सीधे प्रधानमंत्री से पूछा गया है। अभी यूपी चुनाव के पहले प्रधानमंत्री का जो इंटरव्यू आया था उसमें उनको यह सवाल पूछा गया। प्रधानमंत्री ने कहा कि ईडी का इस्तेमाल किसी भी तरीके से राजनीति के लिए नहीं हो रहा है, ब्लैक मनी को वसूलने के लिए ईडी अपना काम कर रही है। उसके बाद विपक्ष ने उस पर यह सवाल पूछा कि सिर्फ विपक्षी नेताओं पर ही क्यों कार्रवाई होती है।
विपक्ष के सवाल पर बीजेपी का कहना है कि जो ईडी को मनी लॉन्ड्रिंग में मिलता है उस पर कार्रवाई की जाती है। तो इसमें राजनीति तो होनी ही है, किसी नतीजे पर पहुंचना बहुत मुश्किल है, यह बात बिल्कुल सही है। लेकिन तब तक उनके सपोर्टर हैं यही कहते रहेंगे कि देखिए नवाब मलिक ने नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के अधिकारी पर आरोप लगाया, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के अधिकारी को वहां से हटाया गया। और एक इंटरेस्टिंग बात है, आज ही समीर वानखेड़े को थाने पुलिस ने उनके खिलाफ जो मामला दर्ज किया है 420 का, उस मामले में आज उनको थाने पुलिस के सामने हाजिरी लगानी पड़ी और उसी दिन नवाब मलिक को ईडी के दफ्तर लाया गया और उसके बाद उनकी गिरफ्तारी की गई है। समीर वानखेड़े को अदालत से प्रोटेक्शन मिला है, नवाब मलिक को प्रोटेक्शन लाने के लिए समय नहीं मिल पाया क्योंकि उनको सीधे ईडी के दफ्तर लाया गया है। तो ये आयरनी ऑफ द सिचुएशन भी देखिए, समीर वानखेड़े जो जेल में जाएंगे, ये नवाब मलिक कह रहे थे, उन समीर वानखेड़े को आज ही पुलिस स्टेशन में जाना पड़ा उनके खिलाफ जो एफआईआर हुआ है उसके सिलसिले में। और उसी दिन नवाब मलिक को ईडी के दफ्तर जाना पड़ा और उसके बाद उनकी गिरफ्तारी भी हुई है। तो इसको लेकर अब तीखी प्रतिक्रिया महाराष्ट्र के राजनीति में देखने मिलेगी और ये अभी कुछ महीनों के बाद में महानगर पालिकाओं के चुनाव महाराष्ट्र में होने वाले हैं, जिसमें मुंबई, ठाणे, नासिक, पुणे जैसे बड़ी शहरों की महानगर पालिका भी चुनाव का सामना करेगी। तो ये उसके पहले ये राजनीति और गर्माएगी, इतना हम जरूर कह सकते हैं। लेकिन ये बात बिल्कुल सही है कि इन्वेस्टिगेशन हो या राजनीति हो, ब्लैक एंड व्हाइट में फिलहाल कुछ कहना यह बहुत मुश्किल है। दिवेश, क्या और नाम है? एक तो नवाब मलिक से ये पूछताछ के बाद उनकी गिरफ्तारी हुई है, पर मामला ये बहुत गंभीर है। ये जिस तरीके से अंडरवर्ल्ड और मनी लॉन्ड्रिंग का ये मामला, क्या और भी लोगों से हो रही है? कुछ ऐसे प्रमुख नाम पूछताछ? जी, आपको बता दें, दाऊद इब्राहिम और उसके लोगों से जुड़े जितने भी लोग हैं, जो हमारे सूत्र हमें बता रहे हैं, जो इस केस की इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं या इस केस की इन्वेस्टिगेशन के बारे में जानते हैं, वो यही बता रहे हैं कि जितने भी लोग हैं, जो भी लोग किसी तरीके से दाऊद इब्राहिम से, उसके लोगों से, उसके गुर्गों से, उसके लिए काम करने वाले लोगों से किसी तरीके का बिजनेस वो दाऊद इब्राहिम या उससे जुड़े लोगों से कर रहे हैं, हर वो व्यक्ति रडार पर है, हर वो व्यक्ति अब स्कैनर पर है ईडी के। ईडी की जो इन्वेस्टिगेशन है वो सिर्फ 1-2 लोगों पर आधारित नहीं है। ईडी की इन्वेस्टिगेशन उस हर आदमी पर है, हर व्यक्ति पर है जो किसी न किसी वक्त या किसी न किसी तरीके से इस गैंग से, इस पूरे अंडरवर्ल्ड से जुड़ा हुआ है, उनके थ्रू पैसे कमा रहा है, उनके थ्रू लेन देन कर रहा है, या वो बेटिंग का मामला हो, रियल एस्टेट का मामला हो, बिल्डिंगें बनाने का मामला हो, क्या होटल चलाने का मामला हो, अन्य जो फिरौती का मामला हो, इस किसी भी तरीके से बेटिंग के मामले में इन सारे तथ्यों को खंगाला जा रहा है, इन सारे तथ्यों की इन्वेस्टिगेशन हो रही है। आपको बता दें कि पिछले ही हफ्ते आज तक पर हमने ये बताया था कि किस तरीके से ईडी की इन्वेस्टिगेशन इस पूरे मामले में चल रही है। सबसे पहले ईडी की इन्वेस्टिगेशन में उन्हें यह पता चला है कि दाऊद की गैंग, जिसे कहा जा रहा था कि किसी तरीके से वो निष्क्रिय हो गई है, पर वो पूरी तरीके से एक्टिव है। उन्होंने एक ग्रुप बनाया है जिसके तहत वो पाकिस्तानी इंटेलिजेंस एजेंसी और आतंकी संगठनों के साथ मिलकर मुंबई और भारत के अन्य इलाकों में हमले करवाने की साजिश कर रहे हैं। किसी तरीके से भारत में लॉ एंड ऑर्डर डिसरप्ट करने की, शांतिपूर्ण प्रोसेस को डिसरप्ट करने की कोशिश की जा रही है और इसी के तहत ये केस एनआईए ने दर्ज किया, जिसके बाद ईडी ने भी एफआईआर दर्ज की और इसकी इन्वेस्टिगेशन शुरू की। ईडी की इन्वेस्टिगेशन के दौरान उन्हें यह पता चला कि बेटिंग में पूरी तरीके से कंट्रोल अभी भी दाऊद इब्राहिम गैंग का है। रियल एस्टेट के बहुत से ऐसे प्राइम रियल एस्टेट जिसे कहा जाता है, बड़ी बड़ी जगहों पर बिल्डिंगें, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बना रहे हैं, उसमें दाऊद इब्राहिम गैंग की पार्टनरशिप है, या तो वो हिडन पार्टनरशिप है या उसके किसी गुर्गे के तहत ये पार्टनरशिप की गई है। अभी भी शुगर कोटेड एक्सटॉर्शन जिसे कहा जाता है, फिरौती जो पहले धमका कर मांगी जाती थी, अब वो डिस्प्यूट या किसी तरीके का कोई प्रॉब्लम किसी प्रॉपर्टी में चल रहा है, उसे सुलझाने के तरीके से अब फिरौती की जा रही है। तो इस तरीके से गैंग पूरी तरीके से सक्रिय है। अगर हम टाइमलाइन के हिसाब से जिस क्रोनोलॉजी का जिक्र साहिल भी कर रहे थे, अगर उस तारीख के हिसाब से हम समझें और उसमें नवाब मलिक का नाम कब आया? साहिल, आप जवाब देना चाह रहे हैं इसका? जी
देखिए 2017 में एक केस रजिस्टर हुआ था ठाणे पुलिस कमिश्नरेट में, इकबाल कास्कर के खिलाफ एक्सटॉर्शन का केस रजिस्टर हुआ था। उसके ठाणे का जो एंटी एक्सटॉर्शन सेल है जिसके प्रदीप शर्मा प्रमुख हुआ करते थे और ठाणे के पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह हुआ करते थे, उन्होंने इकबाल कास्कर की गिरफ्तारी की थी। उसके बाद इकबाल कास्कर के खिलाफ चार्जशीट फाइल हुई और इकबाल कास्कर फिलहाल ठाणे जेल में बंद थे। वो मामला 2018 में इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने उसका ECIR रजिस्टर किया क्योंकि ईडी को प्रेडिकेट ऑफेंस की जरूरत पड़ती है। दूसरा मामला जो NIA ने 2 हफ्ते पहले रजिस्टर किया था जिसमें दाऊद इब्राहिम के गैंग पर 2 गुटों में संघर्ष पैदा करने की स्थिति पैदा करना और देश की स्थिति बिगाड़ने के लिए कोशिश करने का मामला NIA ने रजिस्टर किया था। यह भी मामले में इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने ECIR रजिस्टर किया। ये दोनों ECIR को मर्ज कर दिया गया और उसका इन्वेस्टिगेशन ईडी ने शुरू किया दोबारा। और इस मामले में 2 दिन पहले इकबाल कास्कर की कस्टडी ठाणे जेल से इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने ली थी। उसके 1 दिन पहले हसीना पारकर के बेटे की पूछताछ ईडी ने की। छोटा शकील के रिश्तेदार जिसे सलीम फ्रूट करके जाने जाते हैं वो इस एरिया में, उनकी पूछताछ इसमें की गई। और चौथे दिन नवाब मलिक के घर पे रेड की गई और उसके बाद नवाब मलिक की गिरफ्तारी हुई है। तो 2018 का ओरिजिनल मामला था जिसके बाद नया मामला जो NIA ने रजिस्टर किया उसको क्लब करने के बाद ईडी की यह कार्रवाई शुरू हुई है। हालांकि ईडी ये कह सकती है कि हम बाकी केसेस को भी जांच रहे थे, हमारा इन्वेस्टिगेशन चल रहा था जब हमको इस मामले में कुछ डिटेल्स मिले, क्योंकि PMLA एक्ट के तहत अगर कोई स्टेटमेंट ईडी के अधिकारी के सामने दिया जाता है तो वह एज ए एविडेंस मान लिया जाता है। और उसके वजह से इकबाल कास्कर का स्टेटमेंट, हसीना पारकर के बेटे का स्टेटमेंट और छोटा शकील के रिश्तेदार सलीम फ्रूट का स्टेटमेंट, उसके बाद नवाब मलिक पर कार्रवाई की गई। महाराष्ट्र बीजेपी अध्यक्ष की बात एक बार सुना देते हैं। मध्ये आहेत की जे राज्याचे गृहमंत्री होते, ज्या गृह खात्याने महाराष्ट्रातल्या सर्वसामान्य माणसाला कायदा सुव्यवस्थेचा विश्वास द्यायचा असतो। तुमचे मुंबईसारखं संपूर्ण जगातलं प्रसिद्ध शहर, पोलीस डिपार्टमेंट जगामध्ये नंबर 2 मुंबई, त्याचे कमिशनर हे काही काळ परागंदा होते आणि त्यानंतर आता त्यांच्यावर केसेस चाललेले आहेत। तुमचे एक पोलीस अधिकारी सचिन वाजे जेलमध्ये आहेत। तुमचे एक मिनिस्टर ईडीची नोटीस आली त्याला अजूनही हजर होत नाहीयेत, एका क्षणाला ईडीला सक्तीने त्यांना हजर करावं लागेल। तुमच्या एका मिनिस्टरचा अलिबागचा 100 कोटीचा रिसॉर्ट तोडण्याची केंद्रीय पर्यावरण खात्याची ऑर्डर निघाली। तुमच्या एका नेत्याचा बंगला तोडणार होते तर त्यांनी स्वतःच तोडून टाकला। तुमच्या औरंगाबाद जिल्ह्यातले आणखीन एका मिनिस्टरच्या मुलावर जमीन अपहरण या विषयामध्ये जमिनीच्या बाबतीत फसवणूक केल्याप्रकरणी गुन्हा दाखल झाला। तुमच्या एका मंत्र्याच्या 2 बायका आहेत जे हिंदू कोडमध्ये बसत नाही, निवडणूक कायद्यामध्ये बसत नाही, पण त्याच्या 2 बायका, कारण त्यांनी ओपनली मान्य केलं आणि हे मान्य केलं की तिला माझ्यापासून 2-2 मुलं झालेली आहेत। आता हे यादी म्हणजे मला दम लागला यादी वाचताना। तर एवढ्या सगळ्यानंतरही तुम्हाला असं वाटत नाही की बा हे सगळं आता कोलमडत चाललेलं आहे? पण बाकी काय चालायचं ते चालू दे, परंतु ज्या ज्या मंत्र्यांवर अशा प्रकारचे आरोप होऊन नुसते आरोप न राहता अटक होईल त्या प्रत्येकाला राजीनामा द्यावा लागेल। ह्या राज्याची ती परंपरा आहे। शिवाजीराव पाटील निलंगेकर असतील, बाबासाहेब भोसले असतील, अशांनी कोर्टाने साधे स्ट्रिक्चर पास केले। त्यांच्यावर कोर्टाने स्ट्रिक्चर 27 महिन्यामध्ये 27 वेळा पास केले। मी आजच एक 22 पानी नोट तयार केलेली आहे की ह्या सरकारने घटना कुठे कुठे तोडली, घटना कुठे कुठे पायदळी तोडली, त्याची एक 22 पानी माझी नोट तयार झालेली आहे। ती नोट पुन्हा एकदा ती राष्ट्रपती राजवटीसाठी नाही आहे, पण एका आमच्या नेत्याला एका शिबिरामध्ये तो विषय मांडण्यात होता, म्हणून मग लिहायला गेलो 22 पानं झाली। आणि त्यामुळे अशा प्रकारची परंपरा महाराष्ट्राची आहे की कोर्टाने स्ट्रिक्चर पास केले। आता परवा तर ऑन पेपर आलं की 12 आमदारांच्या निलंबनामध्ये सरकार घटनाबाह्य वागलं। घटनाबाह्य, आता त्याच्यापेक्षा आणि काय पाहिजे मला काही कळत नाही। दादा हिंदी में प्रतिक्रिया दे दीजिए। आज महाराष्ट्र के कैबिनेट मिनिस्टर नवाब मलिक को फाइनली ईडी ने गिरफ्तार किया। अब इस गिरफ्तारी के बाद उन्होंने इस्तीफा देना चाहिए। यह महाराष्ट्र की परंपरा है। इस प्रकार का कानून भी है कि जब कोई मिनिस्टर पर आरोप लगते हैं और आरोप इतने हैं कि उसमें गिरफ्तारी होती है
अब ये विषय शुरू हो जाएगा कि नहीं वो अभी तो गिरफ्तारी हुई है, अब और आगे चलना है वगैरह वगैरह। ये नैतिकता है और ये महाराष्ट्र की परंपरा है। 2 चीफ मिनिस्टर इस प्रकार से गए तो नवाब मलिक के ईडी गिरफ्तारी के बाद उन्होंने इस्तीफा देना चाहिए। लेकिन महाराष्ट्र के मंत्रिमंडल की एक बड़ी लिस्ट बनती है जो पढ़ते पढ़ते मुझे भी थकावट आती है। एक मिनिस्टर एक लड़की के आत्महत्या के कारण उसको रिजाइन करना पड़ा। दूसरे मिनिस्टर स्टेट के होम मिनिस्टर वो जेल में है। मुंबई के कमिश्नर कुछ दिन वांटेड थे, बाद में अब उन पर केसेस चल रही है। महाराष्ट्र बीजेपी के अध्यक्ष अपनी बात सामने रख रहे थे। जाहिर है भारतीय जनता पार्टी भी बहुत आक्रामक है और इन बातों पर जोर दे रही है कि किस तरीके से पूरा नेक्सस चल रहा था। लेकिन एनसीपी की तरफ से कहा जा रहा है कि नहीं, ये केवल राजनीतिक दबाव बनाने की कोशिश है, राजनीतिक रंजिश साधने का प्रयास है। अस्पताल में मेडिकल चेकअप हो गया है दिव्येश नवाब मलिक का और वहां से अब ले जाया जा रहा है। और आपके पीछे जो अभी तक बहुत ज्यादा विरोध सुनाई दे रहा था, अब उस तरीके के सुर नहीं आ रहे हैं वहां से। क्या कार्यकर्ताओं का विरोध प्रदर्शन अब खत्म है या फिर वो अब अपनी जगह बदल रहे हैं? और नवाब मलिक को अब क्या ईडी अपने साथ ले जाएगी? मेडिकल चूंकि हो चुका है। जी, सबसे पहले आपको दिखाना चाहूंगा कि जो विरोध प्रदर्शन चल रहा था वो अभी भी वैसे ही चल रहा है। आपको दिखा दें कि अभी भी जो एनसीपी के कार्यकर्ता हैं इसी जगह पर मौजूद हैं। अभी भी वो यहीं पर बैठकर प्रदर्शन कर रहे हैं। पहले खड़े होकर प्रदर्शन कर रहे थे, अब उन्हें बिठा दिया गया है। वो रोड पर बैठकर प्रदर्शन कर रहे हैं। ये मैं अपने कैमरा पर्सन को कहूंगा कि वो ये दिखाएं कि किस तरीके से ये प्रदर्शन अभी किया जा रहा है। आप देख सकती हैं यहीं पर एनसीपी का कार्यालय भी मौजूद है और यहाँ पर अब भी कार्यकर्ता मौजूद हैं। कुछ कार्यकर्ता नवाब मलिक उन्हें अस्पताल ले जाया गया है इसीलिए अस्पताल की तरफ गए हैं और कुछ कार्यकर्ता अब कोर्ट की तरफ भी जा रहे हैं जहां पर उन्हें पेश किया जाएगा। मुंबई सेशन कोर्ट में जो स्पेशल पीएमएलए कोर्ट है वहां पर नवाब मलिक को थोड़ी ही देर में पेश किया जाएगा। अभी उनकी जो मेडिकल की प्रक्रिया थी वो पूरी कर ली गई है। कोर्ट में पेश करने के पहले मेडिकल की जाती है, जांच की जाती है हर आरोपी की। ये चेक किया जाता है कि वो फिट हैं या नहीं और उसी वजह से ये मेडिकल जांच की गई है नवाब मलिक की और अब उन्हें वहां से कोर्ट ले जाया जाएगा। स्पेशल पीएमएलए कोर्ट जो मुंबई के सेशन कोर्ट में मौजूद है वहां पर उन्हें पेश किया जाएगा। वहां पर एनसीपी के जो नेता है नवाब मलिक, उनके खिलाफ ईडी के अफसर अपनी दलीलें रखेंगे, उनकी कस्टडी की मांग करेंगे। ये बताएंगे कि नवाब मलिक ये सहकार्य नहीं कर रहे थे, जो भी सवाल जवाब उनसे पूछे जा रहे थे उसकी जवाब नहीं दे रहे थे, इसीलिए उनकी कस्टडी जरूरी है। कोर्ट उन्हें कस्टडी दे। 7 दिन से लेकर 4 दिन, इससे लेकर 7 दिन की कस्टडी मांगी जा सकती है नवाब मलिक की ईडी के अफसरों द्वारा और उसके बाद कोर्ट ये निर्णय लेगी कि कितने दिन की कस्टडी दी जाए। नवाब मलिक के जो वकील हैं वो भी वहां पर मौजूद रहेंगे। हमने थोड़ी देर पहले बताया था कि अनिल देशमुख जो कि होम मिनिस्टर थे महाराष्ट्र के, एनसीपी के नेता थे, उन्हें भी ईडी ने अरेस्ट किया था। उनके जो वकील थे इंदरपाल सिंह, वो कुछ ही देर पहले ईडी के दफ्तर पहुंचे थे। वरिष्ठ वकील और राज्यसभा सांसद माजिद मेमन जो कि एनसीपी से जुड़े हुए हैं, वो भी थोड़ी देर पहले एनसीपी के दफ्तर में मौजूद थे। ये चर्चा की जा रही थी कि अगर नवाब मलिक अरेस्ट होते हैं, उन्हें ईडी अरेस्ट करती है, उन्हें कस्टडी में लेती है, तो आगे की क्या प्रक्रिया होगी, क्या कदम उठाए जाएंगे। तो जो वकील होंगे नवाब मलिक के वो भी कोर्ट में मौजूद रहेंगे और वो अपनी दलीलें पेश करेंगे कोर्ट को, ताकि नवाब मलिक को किसी तरीके से कस्टडी में ना भेजा जाए, जबकि ईडी के अफसर उनकी कस्टडी की डिमांड करेंगे ताकि उन्हें इंटेरोगेट किया जाए और फिर से उनकी स्टेटमेंट रिकॉर्ड की जाए। पूरा मामला आपको फिर से बता दें, सरदार शाहवाली खान जो कि 1993 मुंबई सीरियल ब्लास्ट का आरोपी है, एक कन्विक्टेड आरोपी है, उसे सजा हो चुकी है, उसे लाइफ सेंटेंस दी गई है, उम्र कैद दी गई है और वो फिलहाल जेल में बंद है। और एक सलीम पटेल जो कि हसीना पारकर, दाऊद की बहन हसीना पारकर का बॉडीगार्ड, उससे जमीन खरीदी थी। नवाब मलिक ने करोड़ों रुपए की ये जमीन कुर्ला में स्थित थी, पर नवाब मलिक ने ये जमीन केवल 30 लाख रुपए में खरीदी थी। इसका आरोप पूर्व महाराष्ट्र मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी लगाया था कि
ऐसा कैसे हो सकता है कि करोड़ों रुपए की जमीन केवल 30 लाख रुपए में नवाब मलिक को मिल गई, और वो भी अंडरवर्ल्ड से जुड़े लोगों से ये जमीन खरीदी गई। इसी डील को लेकर ईडी जानकारी इकट्ठा कर रही थी कि किस तरीके से ये डील हो गई। आपको बता दें, ईडी की जांच मनी लॉन्ड्रिंग मामले में की जाती है, हवाला के मामले में की जा रही है, जिसमें ये जांच की जाएगी कि इसमें पैसा किस तरीके से दिया गया है। क्या अवैध तरीके से अगर पैसा दिया गया है तो ये मनी लॉन्ड्रिंग का मामला बन जाता है, और इसी के तहत नवाब मलिक को अरेस्ट किया गया है, उन्हें कस्टडी में लिया गया है और उन्हें हिरासत में लेकर ईडी आगे की पूछताछ करेगी, ये जानने की कोशिश करेगी कि इस पूरे मामले में और कौन लोग शामिल थे। मामला है बहुत गंभीर, मामला अंडरवर्ल्ड से जुड़ा है, मनी लॉन्ड्रिंग का जो ये पूरा मामला सामने आ रहा है, इसमें एनसीपी ही नहीं, कांग्रेस वगैरह जितनी भी विपक्षी पार्टियां हैं, सबकी तरफ से सीधा प्रहार केंद्र पर किया जा रहा है। जो नारेबाजी कार्यकर्ताओं की सुन रहे हैं वो केंद्र सरकार और ईडी के खिलाफ की जा रही है साहिल। लेकिन साहिल, जिस तरह के तीखे आरोप बीजेपी की तरफ से भी लगाए जा रहे हैं, वो भी ये बताते हैं कि ये मुद्दा न सिर्फ एनसीपी अभी राजनीतिक बनाएगी बल्कि बीजेपी भी, चूंकि उनकी तरफ से भी कहा जा रहा है कि एक पूर्व मंत्री आपके पहले से जेल में है। कैबिनेट के मंत्रियों पर अगर इस तरह के आरोप लगते हैं और गिरफ्तारी हो जाती है एक मंत्री की, तो बीजेपी का प्रहार भी यहां पर बहुत ही तीखा रहने वाला है। बिल्कुल रहेगा। बीजेपी एक विपक्षी पार्टी है, बीजेपी एक साइजेबल विपक्षी पार्टी है महाराष्ट्र की राजनीति में, अकेली विपक्षी पार्टी है, क्योंकि बाकी जो 3 प्रमुख पार्टियां उन्होंने साथ में मिलकर सरकार बना रही है। तो जाहिर सी बात है कि जितने आरोप सरकार के अलग अलग मंत्रियों पर लगेंगे, फिर वो अनिल परब हो जिनके खिलाफ अवैध निर्माण का आरोप लगा था, अनिल देशमुख हो जिनको परमवीर सिंह ने खत लिखने के बाद उनकी गिरफ्तारी हुई है, या फिर अब नवाब मलिक हो जिन पर ईडी आरोप लगाने की कोशिश कर रही है कि अंडरवर्ल्ड के साथ उनके रिश्ते हैं, और मनी लॉन्ड्रिंग जो अंडरवर्ल्ड का पैसा घुमाया जाता है उसमें कहीं ना कहीं नवाब मलिक का आरोप है। तो जाहिर सी बात है कि विपक्ष इस पर डेफिनेटली आरोप लगाएगा। महाराष्ट्र विधानसभा का अधिवेशन आने वाला है, उसमें यह मुद्दा जरूर उठेगा। लेकिन मुझे इंटरेस्टिंग लगा अशोक चव्हाण जो महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री है, कांग्रेस के नेता है, उनका स्टेटमेंट बड़ा इंटरेस्टिंग है। उन्होंने स्टेटमेंट में क्या कहा कि ये डेमोक्रेसी बचानी है तो इस तरीके की चीजें रोकनी चाहिए, राज्य को भी इसके बारे में सोचना चाहिए, राज्य के नेताओं को भी और केंद्र के नेताओं को भी सोचना चाहिए। क्योंकि कुछ दिन पहले बीजेपी के नेताओं ने महाराष्ट्र राज्य सरकार पर आरोप लगाया था कि जो भी सरकार के खिलाफ बोलता है उस पर सरकार कार्रवाई करने की कोशिश करती है। नीतेश राणे को पर कार्रवाई की गई, नारायण राणे जो केंद्रीय मंत्री है उनको गिरफ्तार किया गया था। तो यही आरोप इन पर भी लगाया गया था, और तब भी यह सवाल उठा था कि क्या किसी केंद्रीय मंत्री को राज्य पुलिस ने इस तरीके से गिरफ्तार करना सही है क्या। और आज नवाब मलिक पहले ऐसे मंत्री बनेंगे किसी राज्य के जिनको केंद्रीय एजेंसी ने गिरफ्तार किया हुआ है। तो अशोक चव्हाण की जो प्रतिक्रिया है वो इंटरेस्टिंग इसलिए क्योंकि वो कह रहे हैं कि अब ये युद्धबंदी होनी चाहिए, कहीं ना कहीं एक शांति प्रस्ताव वो रखने की कोशिश कर रहे हैं कि केंद्र और राज्य का संघर्ष इस तरीके से ठीक नहीं है, मामला बिगड़ जाएगा। तो ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। लेकिन आपने बिल्कुल सही कहा, भारतीय जनता पार्टी इस मामले को पूरा भुनाने की कोशिश करेगी। जितनी चीजें इस मामले में निकलकर सामने आएगी वो सारी चीजों पर सरकार को घेरने की कोशिश करेगी। जितने आरोप सरकार के अलग अलग मंत्रियों पर लग रहे हैं या सरकारी पार्टी के नेताओं पर लग रहे हैं उसको लेकर महाराष्ट्र में माहौल बनाने की कोशिश करेगी। और जैसे मैंने कहा कि आने वाले कुछ महीनों में महाराष्ट्र में 10 से 12 महानगर पालिकाओं के चुनाव होने वाले हैं जो मिनी विधानसभा चुनाव माने जाते हैं। उन चुनाव में यह सबसे बड़ा मुद्दा भी उभर सकता है। सरकारी पार्टियों की तरफ से ईडी जानबूझकर कार्रवाई कर रही है, यह मुद्दा निकलेगा, और बीजेपी की तरफ से इनके मंत्रियों पर कैसे कार्रवाई हो रही है यह मुद्दा निकलेगा। अब जनता किसका मुद्दा सही मानती है यह हमको चुनाव के बाद पता चलेगा। लेकिन इस पूरे मुद्दे को लेकर सरकार और विपक्ष या राज्य सरकार और केंद्र सरकार एक दूसरे के सामने खड़े रहेंगे, इस पे कोई आश्चर्य की बात नहीं होनी चाहिए। पिछले कुछ सालों में जिस तरह की और जिस पैमाने की गिरफ्तारियां मुंबई में हुई हैं, वाकई देखिए आज एक मंत्री को गिरफ्तार किया गया ईडी द्वारा। ये तस्वीरें जो हम दिखा रहे हैं, साहिल जोशी और दिव्येश दोनों लगातार बने हुए हैं इस खबर पर। ब्रेक किया आज तक ने इस खबर को कि नवाब मलिक को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया। आज सुबह 7 बजे से ये पूछताछ उनकी चल रही थी, जिसके बाद आखिरकार ईडी की तरफ से निर्णय किया गया कि अब गिरफ्तार उन्हें किया जाएगा। मेडिकल चेकअप के लिए जिस तरीके से वहां पर पहुंचे थे, तेजी से वहां से गाड़ी को निकाला गया। वो 3 तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं, जहां पर आपको पहली तस्वीर में नवाब मलिक बाहर निकल कर आ रहे हैं। चेहरे की जो विजयी मुस्कान और विजयी मुद्रा है उसे देखकर समझ नहीं पाइएगा आप अगर ये बताया न जाए कि ये गिरफ्तारी की तस्वीरें हैं, जहां पर वो अपनी मुट्ठी को हवा में
उछालते हैं और उसके बाद जब गाड़ी में बैठते हैं तो ये कहते हैं कि लड़ेंगे और जीतेंगे और 2024 की तरफ इशारा कर देते हैं। कुछ ही देर पहले यही ट्वीट भी उनके हैंडल से हुआ था और यही बात कहते हुए मीडिया को वो गाड़ी से वहां से निकलते हैं। दूसरी तस्वीर जो है वो मेडिकल चेकअप के बाद जब नवाब मलिक को वहां से ले जाया जा रहा है उस समय की तस्वीरें हैं, क्योंकि ये औपचारिकता है, ये फॉर्मेलिटी है जो किसी भी गिरफ्तारी से पहले करना होता है कि जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा रहा है उसकी स्थिति किस तरह की है उसका मेडिकल चेकअप करके ये प्रमाणित किया जाता है। और तीसरी तस्वीर जो है वो ईडी दफ्तर के बाहर की है। गिरफ्तारी से पहले यानी जब पूछताछ हो रही थी उस समय से एनसीपी के जो कार्यकर्ता थे वो जमघट लगाकर बैठे रहे, नारेबाजी करते रहे ईडी के खिलाफ, केंद्र सरकार के खिलाफ, और अभी भी ये तस्वीरें वहां पर कायम है। आज तक HD, सबसे तेज, सबसे ज्यादा।